Word underfitting and overfitting, right? And today we will be covering data pre-processing. This is the next part of our syllabus, data pre-processing. Can anybody tell me what it is all about? What do you mean by data pre-processing? What do you think? What should be there in data pre-processing? First step in the machine learning development. What we are having as a first step? Did you remember, Data guys? collection, sir. Data collection, right? Data collection. This is what we already discussed in previous lectures, right? After data collection, what we need to do? We need to explore the data. Explore the data, right? क्यों करते हैं हम एक्सप्लोर? ताकि हम देख सकें डाटा में है क्या चीज, राइट? कौन सी चीज क्या है, क्या क्या है, कि इनकी वैल्यूज कहाँ कहाँ तक है, उनका मीन क्या है, एवरेज क्या है, मोड क्या है, राइट? क्योंकि हमें डाटा को एक्सप्लोर करना है ताकि हम पहले डाटा को समझे तो कि डाटा में है क्या और हमें किस पे काम करना है, राइट? तो हम उसके बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, राइट? उसके लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है डाटा। तो एक्सप्लोर करने के लिए आप नॉर्मल मैनुअली एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड बेस्ड एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन बेस्ड एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं। तो इन जनरल ह्यूमन काइंड्स के लिए विजुअलाइजेशन सबसे इजी होता है टू अंडरस्टैंड, राइट? क्योंकि जैसे मैंने बताया भी था कि अगर आपके पास केवल 10 रिकॉर्ड्स हैं तब तो आप उनको मैनुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? इफ दे आर ओनली 10 रिकॉर्ड्स, बट if if this is not the case, you are having 1,000 records, right? So if you are having 1,000 records, it is very tough tough to analyze manually, right? So we need visualization method. So in data pre-processing, what we do, we pre-process the data before handing it to our model, right? That means we need to check the data. We need to, if there are data anomalies, we need to remove, right? So that's what come under data pre-processing. So let's understand data pre-processing. Okay, so data pre-processing is simply to transform or encode the data before giving it to the machine, right? So that algorithm should be able to easily interpret the data. You can see the diagram. First step we are having data collection, then we are having data pre-processing. This is the major step, right? At the time of uh, model development, most of the time we invest in data pre-processing part, because why is it so? हम क्यों कहते हैं बच्चे ऐसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डाटा प्री प्रोसेसिंग और एक्सप्लोरेशन में देना चाहिए? व्हाई? एनीबडी? क्यों बोलते हैं बच्चे हम लोग कि हम हमें मोर देन 80% टाइम आपका डाटा प्री प्रोसेसिंग में देना चाहिए, डाटा एक्सप्लोरेशन में देना चाहिए टू अंडरस्टैंड द डेटा? व्हाई? सर अगर डाटा को सही तरीके से अपन ने समझ लिया तो फिर एल्गोरिथम या जो भी मॉडल बनाएंगे वो सही बन जाएगा फिर। हाँ, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर डेटा ही आपका सही नहीं होगा, सी, आपकी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो टोटल डेटा सेंट्रिक एल्गोरिथम्स होती हैं। वो कोई रूल बेस्ड एल्गोरिथम्स नहीं होती। वो जो भी रूल इन्फर करती हैं वो डेटा से ही करती हैं। तो अगर अगर आपका डेटा ही करप्टेड होगा, डेटा ही नॉइजी होगा, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो रूल इन्फर करेगी वो नॉइस को भी तो एज ए फीचर समझेगी, एज ए डेटा समझेगी, और वो नॉइस को भी एज ए रूल कंसिडर कर लेगी। अब जो भी ट्रेनिंग आपने मशीन लर्निंग मॉडल को किया है, अगर आपने उसको नॉइसी डेटा में किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो फ्यूचर जब आप उसको अनसीन डेटा देंगे तो चांसेस आर देयर कि वो नॉइसेस को भी क्लासिफाई कर दे,
राइट, क्योंकि उसको नहीं पता ना क्या चीज नॉइस है, क्या चीज फीचर्स हैं, एग्जैक्ट फीचर्स हैं। तो हम हमारे केस में जब हम डाटा डाटा की बात करते हैं, तो जो भी इररेलेवेंट डेटा है वो उसके लिए नॉइस होगा। ये चीज हम तो समझ पा रहे हैं, बट मशीन तो नहीं समझ पा रही। मशीन को तो आप जो डेटा दोगे उसके हिसाब से वो रूल जनरेट करेगी, राइट, और उन्हीं रूल का यूज करके वो प्रिडिक्शन या फिर क्लासिफिकेशन करेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि हम हमेशा क्लीन डेटा दें, क्योंकि जैसा डेटा आप देंगे वैसा ही रूल जनरेट होंगे और उन्हीं रूल्स का यूज करके प्रिडिक्शन होगा। तो अगर आपने नॉइसी डेटा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रूल्स होंगे वो भी नॉइसी होंगे, वो भी करेक्ट नहीं होंगे, तो आपके रिजल्ट्स भी करेक्ट नहीं आएंगे। बट अगर आपने क्लीन डेटा दिया, सही डेटा दिया, उसे रेलेवेंट डेटा दिया, तो आपके जो रूल्स हैं वो भी क्लीन रहेंगे, और जो आपकी प्रिडिक्शन होने वाली है वो भी ज्यादा बेटर होगी, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नीड डाटा प्री प्रोसेसिंग, राइट। so data pre-processing, why? Because we need to clean the data. Why we need to clean the data? Because all the real time data, all the real world data are not perfect to use for machine learning, right? हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो भी आपके पास रियल टाइम डेटा आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आएगा जैसा कि आपको चाहिए अपनी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। तो ये कभी भी नहीं होगा। 99.99 केसेस में आपको डर्टी डेटा मिलेगा, नॉइसी डेटा मिलेगा, या फिर इनकम्प्लीट डेटा मिलेगा, या फिर इनकंसिस्टेंट डेटा मिलेगा। उसके रीजंस है, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके कई मेथड्स है ना। डेटा कलेक्शन में हमने बताया था बहुत सारे मेथड्स हैं कि भाई आप डाटा डाटा बेसिस से, जो आपके पब्लिकली डाटा बेसिस अवेलेबल हैं या कंपनीज की डेटा बेसिस अवेलेबल हैं, उनमें से आप या तो डेटा निकालते हैं, या फिर आप सर्वे डेटा उठाते हैं, या फिर आप सेंसर से डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट। तो जब भी हम इन जो जो हमारे मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, उनमें ही प्रॉब्लम है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्वे डेटा उठा रहे हैं, राइट, अगर आप सर्वे डेटा उठा रहे हैं, तो अगर आपने किसी चीज को लेकर सर्वे किया और इंडिविजुअल से सर्वे फॉर्म भरवाए, तो पहली बात तो ये है कि हर कोई बंदा सर्वे फॉर्म भरने के लिए का वो नहीं होता, इच्छुक नहीं होता। दे आर रिलक्टेंट टू फिल सर्वे फॉर्म्स, राइट। तो हो सकता है कि वो अच्छे से उसे भरे ना, या तो पहले पहले तो मना ही कर देंगे वो आपको कि भरेंगे नहीं, ठीक है। अगर उन्हें भरा भी तो वो चांसेस आर देयर कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज ना करें। दूसरा रीजन कि भाई वो कुछ चीजें आपको डिस्क्लोज ना करें, फॉर एग्जांपल कि भाई एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई जो आपके मेंस होते हैं जितने भी मेन हैं वो आपके अपनी सैलरी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ऐसे जो वुमेन है वो अपनी एज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, राइट। तो करेक्ट तो होगा क्या, या तो वो उन उन एरियाज को, उन उन कॉलम्स को या फिर उन फील्ड्स को फ्री छोड़ देंगे, उनको भरेंगे ही नहीं, या फिर वो भरेंगे तो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन भरेंगे वहां पे, राइट। तो इस केस में क्या हो गया, आपका डेटा इनकम्प्लीट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, राइट। तो जो फील्ड्स आपको नहीं भरे सर्वे में नहीं भरे गए, वो आपके लिए क्या हो गए, नॉइस हो गए, राइट। या तो उसने कोई भी फील्ड ना भरा हो, तब तो आप उसको रिमूव कर दो। बट अगर उसने सब कुछ भरा है, केवल एक दो इन्फॉर्मेशन नहीं भरी, तो वो आपके लिए डेटा रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि उसने ना तो अपनी एज भरी, ना उसने सैलरी भरी, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट डेटा डेटा पार्ट से वो उसने भरे ही नहीं। क्योंकि जनरली हम लोग जब भी अगर आपको भी कोई बोलता है कि सर ये हम सर्वे कर रहे हैं, इसको एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे आपको मॉल्स वॉल्स में कई बार आप गए होंगे, तो वहाँ पे वो आपको कई बार टकरा जाते हैं, सामने आ जाते हैं कि सर मैं एमबीए कर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ पे कर रहा हूँ, तो मेरा एक सर्वे फॉर्म है, प्लीज आप मेरे लिए भर देंगे। तो कुछ कुछ यूजर्स तो साफ मना कर देते हैं, नहीं नहीं हम नहीं भर रहे, हमें हमें लेट हो रहा है, राइट। कुछ यूजर्स कहते हैं चलो ठीक है भर देते हैं। तो वो रन टाइम पे उसे भर रहे होते हैं, वो मतलब जल्दबाजी में होते हैं, तो जल्दबाजी में वो गलत भी भर सकते हैं। तो हम लोग जनरली सर्वे डेटा पे रिलाई नहीं करते, और रिलाई करते भी हैं तो हमें उससे पहले उसे प्री प्रोसेस करना होता है, हमें उसको उसको पहले जज करना होता है कि जो डेटा भरा गया है ये सही भी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एज वाले कॉलम में, एज वाले फील्ड में जानबूझ के आपके 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 रिसर्च को खराब करने के लिए या फिर आपके सर्वे को खराब करने के लिए उसने जानबूझ के एज डाल दी 192, राइट। तो आपको क्या लगता है कि 192 एज हो सकती है किसी की? नहीं। नो सर। तो वो जो 192 भर दिया उसने, जब आप उसको प्लॉटिंग करोगे, तो जो 192 वाला डेटा पॉइंट है वो आउटलायर की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपके डाटा में आउटलायर्स हैं तो डेफिनेटली रूल्स में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम लोगों को आउटलायर्स रिमूव करने होते हैं बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द मशीन लर्निंग मॉडल।
हमने अभी देखा था ना, जब हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ रहे थे, तो वहां पर आपका बेल कर्व आया था एक, राइट? कुछ ऐसा बेल बेल कर्व आया होगा। हम लोग क्या चाहते हैं, व्हाट वी नीड, कि जो आपका डेटा है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में रहे, राइट? दिस इज कॉल्ड बेल कर्व, दिस इज नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल ट्रेंड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट गॉसियन ट्रेंड, राइट? तो जो हम हमारी मशीन लर्निंग मॉडल को हम लोग डेटा जो देना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो डेटा चाहिए होता है वो ऐसा चाहिए होता है जो नॉर्मल कर्व को, या फिर गॉसियन कर्व को, या फिर बेल कर्व को फुलफिल करता हो। व्हाट इट मीन्स टू से, कि उसकी जो मोस्टली वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर कॉलम की या उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो नियरर टू रहें मीन के, राइट? यानी कि आपका 97% एरिया इसके आसपास रहना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव साइड में हो चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो मीन के, बट उसके नियर बाई रहना चाहिए, उसके नेबरिंग में रहना चाहिए। बाकी एक दो डेटा अगर आपका आउटर साइड पड़ा है तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लेस अमाउंट है, यानी कि हमारा 97.7% तो आपका ये रीजन होगा, राइट? बट अगर आपने मान लो किसी ने एज भर दी 192, तो 192 आएगा यहाँ पर, तो ये आउटलायर होगा, राइट? अगर हम इसको मान लो कर्व में समझते हैं, जो भी आपकी एज एज वाले हैं वो सब ऐसे ऐसे करके इधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट जो आउटलायर्स होंगे या तो यहाँ पड़े होंगे, या यहाँ पर पड़े होंगे, या यहाँ पर पड़े होंगे। तो ये जो, इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से जो मीन स्क्वायर एरर है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा रूल इन्फर करने में। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमूव दीज आउटलायर्स फ्रॉम द डेटा सेट इटसेल्फ, राइट? ओके। तो क्योंकि हमारा रियल वर्ल्ड डेटा आपका क्लीन नहीं होता, डर्टी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉइजी होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो हमें डी डेटा प्री प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है ही है। तो हमें हमेशा सबसे पहला काम यही करना होता है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को एक्सप्लोर करना होता है। देन वी नीड टू चेक फॉर इनकन्सिस्टेंसी, इनकम्प्लीटनेस, नो डर्टीनेस, नॉइसीनेस, राइट? तो उसके लिए हमें चेक करना होता है, वी नीड टू चेक फॉर दीज टर्म्स, राइट? For example, duplicate or missing values. If your data is having missing values, then obviously your model cannot infer correct rules if it has some missing values in some attribute, under some attribute, right? So it will give the incorrect view to all the statistics, right, of the data to the model, right? Similarly, if you are having outliers in the data, that means your data is inconsistent. You are having age of 192 in the age column, so it will disturb the prediction, right? It will generate the rules which will falsify the prediction, right? So quality must be based on quality data, right? जो क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, जो हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए बना रहे हैं, we need to take some decision on the basis of those algorithms, right? So if we need to take decisions, and if we want our decision to be quality decisions, then your data must be quality data, right? So data processing is very important to get this quality data, right, guys? Because simply machine learning model works on garbage in, garbage out method, right? If you are providing garbage, you will definitely get garbage. If you are providing quality data, you will definitely get quality predictions or quality decisions. That's why we need data pre-processing. Okay, let's move ahead. So what all are the methods we can have in data pre-processing? There are written, some of them are written here: data cleaning, data integration, data transformation, data reduction. These are the major one, right? You can have n number of pre-processing methods, pre-processing criteria, pre-processing scenarios where you need to pre-process the data on the basis of which you are going to pre-process the data. So, but majorly, if we categorize those in some major categories will be data cleaning. We need to clean the data integration. We need to integrate the data transformations. We need to transform data according to our model, right? If simply our model is totally mathematics based, so it will understand only 0 and 1. So we need to rescale the data in the range of 0 to 1, right? Data reduction, we need to provide
That means data reduction means feature extraction. This is the feature extraction part where we need to reduce the data. What it means by reduce the data? We cannot give complete data to the machine learning model, right? Because if we are having 150 features in the data set, so it is it will not true always that all the 150 features are relevant to your output variable. There may be the chance that out of 150, 50 features are irrelevant to your model output variable. So we cannot provide those irrelevant data points to our model. We will provide only relevant features to our machine learning model, right? Are you getting, guys? I think it is pretty clear to you. Now, next, come to the one by one. First, we have data cleaning. Data cleaning means clean the data by filling missing values, smoothing the noisy data, resolving the inconsistency, and removing outliers. So we can have three major steps. How to handle missing data? We could have missing data in the data set. We could have noisy data in the data set. We could have inconsistent data, right? So we need to resolve those problems, because if you don't resolve these, definitely your model will going to be inaccurate at the time of prediction, because obviously it will learn from noise, it will learn from missing data, and definitely it will misclassify or mispredict any value which you are going to predict, right? Okay, so at the time of missing data, you can have resolution method like ignore the data, fill manually, fill complete values at the time of noisy data by using binning method, clustering method, removing manually, right? At the time of inconsistent data, you can have external references, knowledge engineering tools. Some tools are there to resolve inconsistency in the data, right? It depends, right? If it is not the case that always you will get inconsistent data, right? But we are talking about data here, data cleaning here. That's why we included this one, right? Okay. In the data cleaning, first one we have, if what if our data has missing value? How to handle those missing values? अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं तो कैसे क्या क्या आपके पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनसे आप उनको क्लीन कर सकते हैं, राइट? मिसिंग वैल्यूज के केस में आप क्या सॉल्यूशन देंगे? तो पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि भाई आप कहें कि सर जिन जिन में मेरे मिसिंग जो जो ट्यूपल्स हमारे मिसिंग वैल्यूज है, या जो जो रिलेशंस में हमारे मिसिंग एट्रीब्यूट्स हैं, उनको या तो इग्नोर कर देंगे हम लोग, या तो हम उन्हें डिलीट कर देंगे। बट इट इज नॉट गुड चॉइस, राइट? इट विल एप्लीकेबल ओनली व्हेन योर डाटा सेट इज ह्यूज, राइट? अगर आपके पास डाटा डाटा सेट है लाख 1 लाख इंस्टेंसेस का, राइट? और उसमें से लेट्स से था 100 वैल्यूज ही मिसिंग है, 100 इंस्टेंसेस में ही मिसिंग वैल्यूज हैं, देन अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं, या फिर इफ यू आर गोइंग टू डिलीट दोज, इट विल नॉट इफेक्ट मच, राइट? इट विल नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ डाटा सेट, राइट? बिकॉज क्योंकि आपका जो वैल्यू है ना, वो 1 लाख के अगेंस्ट 100 है, उनको आप हटाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपके पास केवल 100 ही इंस्टेंसेस हैं, उसमें से 10 इंस्टेंसेस आपको हटाने को कहे जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो डेटा सेट है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 10%। सो ये मेथड वैसे जनरली हम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा डेटा सेट का साइज पे इफेक्ट आता है। बट चूंकि अगर आपके पास डेटा सेट ह्यूज है, और जो ट्यूपल्स हैं जिनमें मिसिंग वैल्यूज हैं, उसमें ज्यादातर मिसिंग वैल्यूज हैं, तब तो आप उसे डिलीट करेंगे। बट अगर केवल ट्यूपल में केवल एक मिसिंग वैल्यू है, तब आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, केवल 1% इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, राइट? दैट्स व्हाई you will not choose this method. So second method we can have, हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं, हम उनको फिल कर सकते हैं, राइट? अब फिल फिल भी आप कई तरीके से कर सकते हैं। या तो आप कोई रैंडमली चूज कर लें वैल्यू और उसको पुट कर दें, राइट? इसे हम कहेंगे मैनुअल फिलिंग। कि भाई आपके पास 5-10 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मिसिंग वैल्यूज हैं, उनमें उनमें आपने अपने आप से गैस करके कोई भी वैल्यूज डाल दी। बट अगर आपने थोड़ा सा उसमें स्टैटिस्टिक्स वाले रूल्स के हिसाब से सोच के उसमें रैंडम वैल्यूज डाली है, तब तो ठीक। बट अगर आपने कुछ भी वैल्यूज डाल दी, फॉर एग्जांपल अगर आपने खुद से ही
खुद से ही अगर आपने उसमें एज वाले कॉलम में 192 डाल दिया तो वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग रैंडमली चूजन वैल्यू जो मैनुअल फिलिंग है उसको यूज नहीं करते। ये वहां पर यूज होती है बच्चे जहां पर आपका डेटा सेट बहुत छोटा है, राइट। वहां पर तो आप रैंडमली चूज करके वैल्यूज को देख के डाल सकते हैं, बट अगर आपका डेटा सेट लैक्स में है, आपके डेटा सेट में जो इंस्टेंसेस है वो 1 लाख के अराउंड है, 2 लाख के अराउंड है, तो वहां पर ये फिजिबल नहीं होगा। सेकंड सेकंड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि हम लोग जो जो वैल्यूज को फिल करने वाले हैं वो हमारी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यू होंगी। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स हम उन्हें कैलकुलेट करके उसमें डाल देंगे। फॉर एग्जांपल किसी कॉलम में लेट्स से ये आपका एज कॉलम है, इसमें सारी वैल्यूज भरी हुई हैं, 12, 50, 51, 60, एक मिसिंग है और 70। फॉर एग्जांपल ये आपका एट्रीब्यूट है, ये आपके ट्यूपल्स हैं, इनमें और भी फीचर्स हैं यहाँ पर X2, X3, बहुत सारे हैं। अब ऐसे ही आपका Y है, ठीक है। तो अभी हम नाम नहीं दे रहे, हम केवल उनको एक जनरलाइज नाम दे रहे हैं। तो आपका एज वाला जो कॉलम है, एज वाला जो आपका एट्रीब्यूट है, उसमें आपके एक एक वैल्यू नल पड़ी हुई है, नल पड़ी हुई है, राइट। तो आपको इसको फिल करना है, तो आपने ये पहली बार तो मैनुअल करने का सोचा था, बट क्योंकि अभी यहाँ पर आपको कम दिख रहा है इसलिए आप कर सकते हैं। बट अगर ये बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज कर सकते हो। तो आप इसको इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं या तो इस पूरे कॉलम का जो मीन आ रहा हो या फिर मीडियन आ रहा हो, राइट। व्हाट इट मीन्स टू से एवरेज। आपने इन सबका एवरेज लिया, जो भी एवरेज आया उसको यहाँ पर रख दिया। उससे क्या हुआ कि जो ये वैल्यू जो आपने नई पुट की ये आउटलायर में जाने के चांसेस के कम हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैनुअली यहाँ पर 192 डाला होता तो वो आउटलायर में यहाँ कहीं होता, जबकि आपकी सारी वैल्यूज इधर थी, इधर थी। तो जो आपने मैनुअली 192 डाला वो आउटलायर बन सकता था, उसमें ये प्रॉब्लम थी। बट आपने जो स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके ये सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स का जो एवरेज लिया वो जो आपने फिल किया तो वो भी इसके आसपास ही होगा, लेट से वो यहाँ पर होगा। दैट मीन्स दैट विल नॉट बिकम आउटलायर, राइट। तो ये ज्यादा बेटर चॉइस है, राइट। तो आपके पास दो तरीके थे, तीन तरीके थे। आपने रैंडमली चूजन वैल्यू डाल सकते थे, बट उसमें चांसेस आप देयर कि आपने जो भी रैंडमली चूज वैल्यू की है वो आउटलायर बन सकती है, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है और आपने उसकी रेंज रेंज को प्रॉपरली जज नहीं किया, राइट। और दूसरा स्टैटिस्टिकल वैल्यूज डालेंगे तो वो ज्यादा बेटर मेथड है। तो जनरली हम लोग स्टैटिस्टिकल वैल्यूज को वहां पर पुट कर देते हैं, या तो हम उसका मीन डाल देते हैं या फिर मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं उन सब ब्लैंक वैल्यूज को, मिसिंग वैल्यूज को, राइट। या फिर हम इसके अलावा भी कर सकते हैं कि भाई हम अपने आप से नहीं डालेंगे, हम एक फर्दर एक रिग्रेशन मॉडल में उन वैल्यूज को पुट करेंगे और अब रिग्रेस करके जो वैल्यू आएगी उसको उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये वैल्यूज थी, आपने इसमें एक रिग्रेशन मॉडल लगाया, एक एमएल मॉडल लगाया, रिग्रेशन एमएल मॉडल। उसके बेस पे आपने ये वाली वैल्यू प्रिडिक्ट करी, प्रिडिक्टेड वैल्यू। इसने कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करी जो कि थी 71 लेट से। तो इस मॉडल ने जो वैल्यू प्रिडिक्ट करी उसको आपने यहाँ पे फिल कर दिया बाय यूजिंग अनदर रिग्रेशन मॉडल, बट इट इट विल हैव ए कॉस्ट फॉर यू। फॉर फिलिंग द मैनुअल वैल्यू यू हैव टू apply a regression model, right, to predict the missing value. So it will be costly for you, right, because you need another model to fill the missing value. But most of the in the most of the cases, at a 99% cases, we will be using statistical calculated value, right. It will easy to use, it is easy to maintain, right. But using another ML model will make your model complex, right. Okay. Now come to the second part we are having in clutter cleaning, which is noisy data. If we are having noisy data, that means there are random errors or variances in the measured variables, right? That means your variance is very high. That means data points are far from each other, far from each other. So it is very difficult to fit a line.
right? If variance is high, it is very difficult to fit a perfect line among those data points, right? So those will be called noisy data, right? Okay. So for those we are having further solutions, binning solution, right? In case of noisy data, first solution we can have is binning. What it is? It is the technique which apply only on sorted data values, right? To smoothen any noise present in it. What we do in this data is divided into equal sized bins, and each bin or bucket is dealt with independently. All data in the segment can be replaced by its mean, median, and boundary values. Okay. So if you are having noisy value, let's say age. So what it is saying, we will first sort it according to age, right? After sorting, what you will do, you will select a bin size. Bin size. Let's say it is 3. So this 3 will be bin 1. This 3 will be bin 2. This 3 will be bin 3. This 3 will be bin 4, like that, right? And for each bin, what you will do, you will replace each and every value, each and every value present here with its bin mean, right? Mean average, what we can say. So if you are doing that, what you are doing, you are simply putting data points into similar clusters, similar clusters. All the data points here goes into the average region. This is average region. In the similar way, all the data points present in this bin goes to in this average region. Average region. So as a result, what is happening? You are simply smoothing the data. You are simply making it as bell curve. Bell curve. This is your mean. This is your population mean. This is your sample mean. These are sample mean. Sample mean. And every sample has its mean. So definitely all the averages we are having, average 1, average 2, average 3, average 4, and what we will do, we will take average of those averages. So definitely that will be the population mean, right? And if this is the population mean, definitely these averages lies here only. So interestingly, you are simply normalizing your values, right? Normalizing your noisy data. So now the values, most of the values which were spreaded here, which were spreaded in this region, comes under this bell curve in the range of 2, 3 variance, 3 sigma variance, right? Under 3 variance, what it means to say 97.7% of data lies near about your population mean. So that means you are simply normalizing the values. That means you are simply making your noisy data as smooth data, right? You are converting your noisy data to smooth data, right? By using beans and by applying average method to all independent beans and replacing the values with the average value, right? So what it means to say, you are decreasing your variance, right? Because if the variance is high, it will be model will be either underfit or either overfit, right? So we need to reduce the variance by different methods we have. So first method was binning method, right? Okay. Next part, in the noisy data regression, we can use regression technique, right? This data mining technique is generally used for prediction. It helps to smooth noise data by fitting all the data points in the regression function.
So these all are the noises. These red circles are the noises for us, right? So by using regression function, we what we do, we use regression function to fit a line that by fitting a line all the data points, right? So that we can find those values as a outlier. By using regression function, you may select those features which are nearer to your regress line, and those values which are far away from the regress line, that those will be understood as outlier, right? And another method we can have to find outliers or to find noise in the data is to simple use clustering method. What we'll use, we will simple cluster the groups according to their uh, attribute values, right? We are going to cluster, हम लोग clusters बनाएंगे जो कि सिमिलर रेंज में होंगे, वो एक क्लस्टर में आ जाएंगे, जो सिमिलर रेंज में होंगे वो दूसरे क्लस्टर में आ जाएंगे, सिमिलर रेंज में होंगे तीसरे क्लस्टर में आ जाएंगे। बट जो जो डेटा पॉइंट्स बहुत दूर होंगे, फार अवे होंगे, वो ऑब्वियसली बात है किसी भी क्लस्टर में नहीं आएंगे, तो वहां पर हमें आउटलायर डिटेक्ट हो जाएगा, राइट? तो जो भी डेटा पॉइंट्स आपकी डेटा रेंज में नहीं है, जो उससे ज्यादा दूर है, इसका मतलब वो आउटलायर है आपके डेटा के लिए और उन्हें आपको रिमूव करना है। सो what we will do then, first we will find outlier, then we will remove the outlier, because if you found that these are the outliers, you need to remove those outliers, right? So what are the tuples which are having outliers will be considered as inconsistent data. So we could have, we need to resolve those. Either we will delete those data, or we will rescale those data by replacing the average value of our population average, right? Right, guys? I think it is pretty clear to you. Yes, sir. So that's all for today. I think time is already completed. Okay, so that's all for today. And next lecture, I will complete this topic, right? So thanks, guys.